नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और आज हम कल जिस विषय का अध्ययन कर रहे थे भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कि मैंने आपको ये बताया था कि 1917 में ही सैमुअल मॉन्टेग्यू जो भारत के राज्य सचिव थे, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। इसी दृष्टि से 1919 का भारत शासन अधिनियम प्रांतों में स्वशासन और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था। मैं आपको पहले कल के विषय में बता चुका था कल के कि पहली बार एक संघात्मक शासन प्रणाली की भी शुरुआत हम 1919 के अधिनियम में देखते हैं। पहली बार राज्य विषयों को, शासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय में विदेश, रक्षा, डाकतार, संचार व्यवस्था को शामिल किया गया। प्रांतीय विषयों में स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया। यानी जो विषय एक से ज़्यादा राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए महत्वपूर्ण थे, उन्हें केंद्रीय विषयों में रखा गया और प्रांतीय विषयों में जो स्थानीय महत्व के विषय थे उन प्रांतीय विषयों में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, सबसे शीर्ष पर गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त था, उसकी 8 सदस्य कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें खुद था कमांडर इन चीफ और 6 सदस्य अन्य थे। पहली बार 1919 के अधिनियम में ये बात कही गई कि उन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक है। केंद्र में एक विधानसभा की स्थापना की गई और वे विधानसभा द्विसदनात्मक थी, यानी भारत में द्विसदनात्मक विधानसभा की नींव आज़ादी से पहले ही पड़ चुकी थी। 1919 के अधिनियम में ये बात स्पष्ट की गई कि 2 तरह के सदन बनेंगे। सबसे उच्च सदन को जिसे आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद का नाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें पुरुष ही सदस्य हो सकते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। साथ ही साथ 60 सदस्य हो सकते थे, जिसमें 24 मनोनीत, 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित सदस्य रखे गए। दूसरा जो निम्न सदन था वो केंद्रीय विधानसभा थी और उसमें 145 सदस्य की सदस्य संख्या निश्चित की गई और इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। 41 सदस्य मनोनीत और 101 सदस्य निर्वाचित रखे गए। तो इस तरह एक केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई 1919 के अधिनियम में, जो अपने मूल स्वरूप में द्विसदनात्मक थी। प्रांतों के संदर्भ में, प्रांतों में गवर्नर, उसकी कार्यकारी परिषद। प्रांतों को जो प्रांतीय विषय सौंपे गए थे उनका विभाजन 2 तरीके से किया गया और उसे ही हम इतिहास में द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्रांतों के जो विषय सौंपे गए उनको 2 भागों में विभक्त किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में प्रांतों का जो गवर्नर था वो अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर कानून बना सकता था और हस्तांतरित विषयों में गवर्नर जनरल राज्य की प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत जो मंत्री है उनके द्वारा उन विषयों पर कानून बना सकता था और ये मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रखे गए। लगभग उस जमाने में 8 प्रांत मौजूद थे और 8 प्रांतों में ये द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। असम, वो 8 प्रांत है, असम, बंगाल, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास, पंजाब, बिहार और उड़ीसा। इन 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जहां शासन की शक्तियों को विभक्त किया गया आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में। और इस तरह जो जनता प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य थे, जो मंत्री बनते थे और आरक्षित हस्तांतरित विषयों का प्रबंध करते थे, वे प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और वे प्रांतीय विधान परिषद द्वारा हटाए जा सकते थे। और साथ ही साथ ये व्यवस्था भी की गई, यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो गवर्नर अपने हाथ में सारी शक्तियाँ ले सकता है। तो इस तरह एक
द्वैध शासन प्रणाली अस्तित्व में आई, यानी कमोबेश किसी भी रूप में भारत में एक उत्तरदायी शासन भले ही हुए प्रांतों में हुआ और सिर्फ हस्तांतरित विषयों से ही संबंधित हो, लेकिन भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में 70% जो सदस्य निर्वाचित रखे गए, और लेकिन भारत में उस जमाने तक या पूरे ब्रिटिश राज में वयस्क मताधिकार की प्रणाली को नहीं अपनाया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान सीमित मताधिकार की प्रणाली थी, यानी हर व्यक्ति जो, अब तो वयस्क मताधिकार की प्रणाली का अर्थ ये जो भी एक निश्चित आयु प्राप्त कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन सीमित मताधिकार प्रणाली कहती है कि कुछ मतदान के अलावा मतदान में योग्यता के साथ साथ उम्र की योग्यता के साथ अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो सीमित मताधिकार की प्रणाली के तहत ही ब्रिटिश शासन में उस जमाने में वोट देने के लिए शिक्षा और आय संबंधी योग्यताएं भी होनी आवश्यक थी। तो इस तरह एक सीमित मताधिकार की प्रणाली थी, जो प्रांतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद से जो लोग चुने जाते थे वो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुने जाते थे, वे सीमित मताधिकार के अवधारणा के तहत चुने जाते। इसके अतिरिक्त 1919 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण जो थी, भारत में पहली बार एक केंद्रीय एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस तरह 1919 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया और बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा कि ये अयोग्य और निराशाजनक एक्ट था, और इसको लेकर विरोध प्रकट किया कि ये उस भारतीयों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता और ना भारतीयों को पूरी तरह संतुष्टि प्रदान करता है उनके राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में। इसी वजह से 1919 के बाद, इस एक्ट के पारित होने के बाद, कांग्रेस ने पहली बार अपना पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में शुरुआत किया। यद्यपि ये एक्ट तो 1921 में लागू हुआ और कमोबेश 1937 तक, जब तक भारत शासन अधिनियम 1935 लागू नहीं हुआ, और तब तक ये एक्ट काम करता रहा और प्रांतों में देश शासन प्रणाली भी काम करती रही। तो 1921 में ये एक्ट लागू हुआ, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और पहली बार एक व्यापक जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शुरू किया, वह था असहयोग आंदोलन। और पहली बार, और महात्मा तब तक यही काल 1920 के काल को हम गांधी युग की शुरुआत भी मानते हैं। महात्मा गांधी ने का जो योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी ये है कि उन्होंने अब तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशिष्ट वर्ग की या मध्यम वर्ग की संस्था बन के रह गई थी, उसे आम जन की संस्था बनाया और पहली बार एक आम जन को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, और इसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं, मजदूरों, किसानों की थी। तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान इस संदर्भ में ये था कि सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत थी कि पहली बार व्यापक जन आंदोलन भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश राज के खिलाफ शुरू किया गया। यद्यपि 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी के कांड की वजह से इस आंदोलन को वापस लेना पड़ गया, लेकिन इस आंदोलन की अपनी बड़ी, अब कांग्रेस एक विशिष्ट वर्ग की या पढ़े लिखे लोगों की ही संस्था नहीं थी, बल्कि देश की आम जनता की संस्था थी। और कांग्रेस का जो संगठन है वो गांव-गांव तक फैल गया और एक आम जन भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गया। और इसमें महात्मा गांधी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कांग्रेस को विशिष्ट वर्गों, मध्यम वर्गीय लोगों से निकालकर एक आम जनता की संस्था के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा किया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी और देश शासन का विरोध चलता रहा। कांग्रेस में भी इस बात पर विभेद था कि प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ तो क्या चुनाव लड़कर उसे मंत्री पद धारण करना चाहिए या नहीं। अंत में कांग्रेस में भी टूट हुई। कांग्रेस में भी एक स्वराज्य दल बना जिसमें, क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे 1919 के अधिनियम को नकार चुकी थी और किसी भी रूप में विधायिकाओं में प्रवेश के लिए
उम्मीदवार खड़े करने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस में एक दल था जिसे बाद में स्वराज्य दल के नाम से जाना गया, और उसने कांग्रेस के अधीन, कांग्रेस के अंदर ही चुनाव 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अधीन जो चुनाव किए जा रहे थे उसमें भाग लिया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दी।